आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेता मौजूद थे। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में विपक्षी दल 2024 के चुनाव के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने और राज्यवार सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सभी विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर एकजुट होकर लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर वो केजरीवाल सरकार का साथ देने को तैयार है। आज की बैठक में एनसीपी के नेता शरद पवार मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 जुलाई की बैठक में शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से 38 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान गरीबी घटी है और भरोसा बढ़ा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। विपक्षी दलों की एकजुटता को बीजेपी ने फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्षी दलों का मोर्चा नेता नीति और नियत विहीन है और फैसले लेने में अक्षम है। महाराष्ट्र में अजित पवार और उनके गुट के 9 मंत्रियों ने शरद पवार से मुलाकात की। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मिलने गए अजित पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने शरद पवार को मनाने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने फिर से साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। विधानसभा के अंदर एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक विपक्ष में बैठे नजर आए। दिल्ली के अफसरों के तबादले से जुड़े अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि अध्यादेश मजबूरी में जल्दबाजी में लाया गया था और मॉनसून सत्र में इस पर बिल पेश किया जाने वाला है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि 11 मई के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की थी और दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी एक्साइज पॉलिसी की फाइलें जबरन कब्जे में ले ली थी। अध्यादेश में देर करने से गवर्नेंस ठप पड़ने का खतरा पैदा हो जाता। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, डोला सेन, समीरुल इस्लाम, प्रकाश बड़ाइक और साकेत गोखले निर्विरोध चुने जाने वाले हैं, जबकि बीजेपी से एस जयशंकर, बाबूभाई देसाई, केसरीदेव सिंह झाला और गोवा बीजेपी से सदानंद तनावरे को भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1, कुल 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट और बढ़त का दौर जारी है। यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाम 6 बजे भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 205.94 मीटर पर था। इस बीच दिल्ली के लाल किले और सिविल लाइंस इलाके में भरा पानी कम हो गया है, लेकिन कीचड़ और मलबे के कारण सड़कों को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका है। यमुना में बाढ़ के कारण करीब 40,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। बारिश में उफनते नदी नालों में लगातार हादसों की खबरें आ रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश के दौरान तालाब में सेल्फी लेते वक्त एक युवक का पांव फिसल गया था। उसे बचाने गए 3 और युवक भी तालाब में डूब गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा में इंस्टाग्राम रील बनाते वक्त दिल्ली के 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। यूपी के ही फतेहपुर जिले में तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास बादल फटने से एक युवक की मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे और एसबीएसपी पार्टी के विधायक उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वर्ष 2020 में राजस्व अधिकारी ने लखनऊ में उमर अंसारी के खिलाफ फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा किया था। आपको याद होगा सीमा हैदर जब पाकिस्तान से अपने इश्क के लिए भारत आई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह खबर इतनी बड़ी बन जाएगी। और आज स्थिति यहां पहुंच गई है कि भारत और पाकिस्तान में लोग सिर्फ सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी और भारत का मीडिया भी। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है और यहां जासूसी करने के लिए आई है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो बेवफा है और वो भारत की एजेंट है। और भारत में अब सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। और इस समय भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं,
दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पुलिस कमांड रूम में सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा से इस समय एटीएस पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ का मकसद है उस कहानी की पुष्टि करना जो सीमा हैदर ने पूरे देश को बताई है, पुलिस को बताई है, अदालत को बताई है और देश भर में अलग अलग न्यूज चैनल्स को अपने इंटरव्यूज के दौरान जो उसने अपनी कहानी बताई है, अब पुलिस उसकी पुष्टि करना चाहती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा की एक हिंदू लड़के से शादी को अपनी इज्जत और धर्म से जोड़ लिया है और इस पूरे मामले को अब पाकिस्तान में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है, धार्मिक रंग दे दिया गया है। सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें यह कहते हुए निशाना बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान वापस लौटी तो पाकिस्तान के हिंदुओं, खास तौर पर वहां रहने वाली हिंदू महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के कट्टरपंथी अब यह कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने जो कुछ किया, भारत भागकर और एक हिंदू लड़के से शादी करके, अब पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों से वो इसका बदला लेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें यह बताया गया है कि जब से सीमा हैदर भारत आई हैं तब से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 30 हिंदू महिलाएं और नाबालिग लड़कियां लापता हो चुकी हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार वहां के हिंदुओं को, खास तौर पर महिलाओं को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और अब उन्होंने वहां उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो सारा बदला वहां रहने वाले हिंदुओं से लेना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में सिंध प्रांत की पुलिस से जांच करने के लिए कहा है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार सीमा हैदर की वजह से वहां की हिंदू महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और कट्टरपंथियों की इस धमकी का एक वीडियो आजकल काफी वायरल है पाकिस्तान में, जो आज हमें मिला है और यह वीडियो आज आप सबको भी देखना चाहिए। और आपको यह देखना चाहिए कि जब सीमा हैदर नाम की एक लड़की भारत आती है, भारत में वो इतने इंटरव्यूज देती है, एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, तो पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान के कट्टरपंथी वहां क्या करते हैं। वर्ष 2015 में आपको याद होगा एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी सलमान खान की जिसका नाम था बजरंगी भाईजान, जिसमें भारत में अपने परिवार से बिछड़ने वाली एक पाकिस्तानी बच्ची को बजरंगी नाम का एक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाकर छोड़कर आता है और वहां पाकिस्तान की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और इस फिल्म में दिखाया गया कि बजरंगी भाईजान के लिए उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग एक हो जाते हैं और बजरंगी भाईजान से हमदर्दी जताते हुए ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस और सेना उसे छोड़ दे और भारत जाने दे। उस समय भी फिल्म में अगर आपको याद होगा, ये जो कहानी है ये दोनों देशों के लोग अपने अपने देश के न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं उनके दिल पिघल जाते हैं और सब बजरंगी भाईजान की मदद करना चाहते हैं। उसमें दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन सीमा हैदर के मामले में ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये बजरंगी भाईजान नहीं है, ये सच्चाई है और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। सीमा हैदर के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है, यहां पर जासूसी करने के लिए आई है। सीमा अपनी जो कहानी बता रही है उस पर भारत के लोगों को विश्वास नहीं है। भारत के लोग कहते हैं कि ये 5वीं पास है तो ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छी तरीके से इंटरव्यूज कैसे देती है, कहीं से भी लगता नहीं कि ये लड़की 5वीं पास हो सकती है और 4 बच्चों के साथ ये नेपाल के रास्ते इतनी आसानी से भारत कैसे आ गई। तो भारत के जो लोग हैं वो इसे पाकिस्तान का जासूस मान रहे हैं। दूसरी तरफ इसके अपने देश के लोग, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सीमा जो है ये असल में भारत की जासूस है और भारत के साथ मिली हुई है और अब पाकिस्तान में सीमा हैदर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग उठ रही है। यानी पाकिस्तान के लोग अब सीमा हैदर को ना तो अपने यहां बुलाना चाहते हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पिछले हफ्ते जब मैंने सीमा हैदर से बात की थी
और मैंने उससे सवाल पूछा था कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा तो क्या होगा। तब सीमा ने कहा था कि वहां उसे या तो मार डाला जाएगा, और अगर उसकी जगह सचिन पाकिस्तान आ गया होता जैसे वो भारत आई है, तो सचिन को भी अब तक मार दिया गया होता। और इस समय पाकिस्तान में यही मांग उठ रही है। इस समय पाकिस्तान के ज्यादातर लोग और खास तौर पर महिलाएं सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान लाकर वहां फांसी देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जीने का कोई अधिकार नहीं है और भारत में सीमा हैदर को पाकिस्तान की एजेंट कहा जा रहा है। मान लीजिए आप सब कुछ छोड़कर सचिन के लिए यहां आई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप वापस चली जाइए और सचिन को अपने साथ पाकिस्तान ले जाइए, या सचिन आपके लिए पाकिस्तान आ जाता, तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ? तब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ये तो हिंदू थे, तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ। सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने के बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं, जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पर। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है और वो ये जानना चाहती है कि सीमा हैदर इतनी आसानी से भारत कैसे आ गई। इस बात की जांच करना चाहती है कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कैसे कर गई, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। वो ये भी देखना चाहती है कि सीमा हैदर जो कहानी सुना रही है वो कहानी सही भी है या गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोग अब कहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वो भारत की एजेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सीमा हैदर के चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं। किसी भी महिला के लिए सबसे मुश्किल दौर तब होता है जब लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। अब पाकिस्तान के लोग सीमा हैदर के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं, भारत के भी कई लोग सीमा हैदर के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। और इस बीच में सीमा हैदर अब पूछताछ के लिए बैठी है यूपी की एटीएस के सामने, और अब तक 6-7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब सीमा हैदर का जो प्रेमी है सचिन, और सचिन के पिता से एटीएस उत्तर प्रदेश की वो पूछताछ कर रही है और वो सब कुछ जानना चाहते हैं। सीमा हैदर का परिवार कहां पर है, सीमा हैदर कहां पर रहती थी, उसने मकान बेचा तो वो पैसा कहां से आया, टिकट कहां से ली, उसके पास इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स कहां से आए हैं, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आ रहे हैं, सब कुछ, हर चीज की जांच होगी। सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है, इसलिए वो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की इस कहानी पर शक है, शक ही नहीं पूरा शक है। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को सीमा हैदर के पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं, 4 मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें एक मोबाइल फोन टूटा हुआ है, 4 जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, 3 पहचान पत्र मिले हैं, पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री की एक सूची जो नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के बारे में होती है वो मिली है, 5 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिले हैं और 1 बस की टिकट मिली है जो नेपाल से नई दिल्ली की है, नेपाल के पोखरा से नई दिल्ली की है। और ये सारे दस्तावेज इसके पास से बरामद किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो है पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट, इतने सारे मोबाइल फोन, इतने सारे जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान पत्र, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब किसने बनवाए और सीमा ने ये कहां से हासिल किए? चिंता की बात तो है और इसकी पूछताछ जरूर होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर सीमा हैदर के पास ये सारे दस्तावेज कहां से आए हैं, उसने 4 जन्म प्रमाण पत्र और अलग अलग फर्जी पहचान पत्र कैसे बनवा लिए।
यह भी कहा जा रहा है कि जो नेपाल से नई दिल्ली की बस का टिकट सीमा हैदर के पास से मिला है वो भी उसका नहीं है, बल्कि इस एक टिकट पर कोई और व्यक्ति भारत आया है और उसने सीमा हैदर को दिल्ली के ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में मदद की है। और एटीएस ने सीमा हैदर से यह भी पूछा है कि उसने कराची में 12 लाख रुपए में जो अपना मकान बेचा उसके क्या सबूत हैं उसके पास और कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। इसके अलावा सीमा हैदर ने भारत आते ही हिंदू धर्म बड़ी आसानी से और तुरंत अपना लिया, मांग में सिंदूर भर लिया और पुलिस को जब यह पता चला कि उसका भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है तो अपने भाई के बारे में बताते हुए अपने बयानों से बार बार बदलने लगी, अपने बयानों को बदल रही है, जिससे यह शक और भी गहरा हो जाता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में सीमा सशस्त्र बल को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई कैसे और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने सीमा हैदर को वहीं पर पकड़ा क्यों नहीं। एटीएस को यह भी शक है कि सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी एजेंट हो सकती है या उससे कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन अभी ये सारे आरोप ही हैं और इनमें से किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस सब के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भारत गई है और वो कोई जासूस नहीं है। ये नोएडा का सेक्टर 94 है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में एटीएस का दफ्तर है, जहाँ पर फिलहाल दोनों को रखा गया है और दोनों से एक लंबी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि रविवार की शाम को पुलिस ने जो पूछताछ सीमा और सचिन से की थी वो सारी जानकारी एटीएस को सौंप दी गई थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो भी चीजें सीमा के पास से बरामद हुई थी, वो सब चीजें नोएडा पुलिस ने एटीएस को सौंप दी थी। अब उन सभी चीजों के आधार पर एटीएस फिर से सीमा और सचिन से सवाल जवाब करेगी। बड़ी बात यह भी है कि सीमा जब गिरफ्तार हुई तो पुलिस को उसके पास से 4 मोबाइल फोन मिले थे, कुछ फोन टूटे हुए थे। पुलिस ने उन फोन को रिपेयर करवाया और उसका डेटा भी अब पुलिस के पास है, जो कि पुलिस से अब एटीएस के पास पहुंच चुका है। कई नई जानकारियां भी हैं जिनके आधार पर लगातार अब एटीएस खासकर सीमा से पूछताछ करेगी। कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान में सीमा के भाई के अलावा और भी रिश्तेदार हैं जो कि इस पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं। पाकिस्तान में सीमा के चरित्र पर सवाल उठ रहा है, भारत में भी लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और कोई भी महिला जब किसी ऐसी स्थिति में आती है तो समाज जो है सबसे पहले उसके चरित्र पर उंगलियां उठाता है। और इसी पर मुझे याद आ रहा है मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था कि सिगरेट पीने से महिलाओं के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, उनका चरित्र नहीं। यानी कई बार लोग जब महिलाएं सिगरेट पीती हैं तो उनके चरित्र को जज करते हैं और मंटो ने यही कहा कि जब महिला कोई सिगरेट पीती है तो महिला के ही फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र खराब नहीं होता। जैसे पुरुषों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं सिगरेट पीने से। तो समाज के जो दोहरे मापदंड होते हैं महिला के लिए और पुरुष के लिए, वो भी आप आज इस कहानी में देख सकते हैं। लेकिन आज सीमा हैदर के चरित्र को लेकर बहुत सारी बातें आज हो रही हैं। उसके अपने देश में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी आपत्तिजनक बातें उसके बारे में कही जा रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया में ये सब कुछ चल रहा है। कराची में जिस जगह सीमा हैदर का घर था वहां उसके पड़ोसियों का और आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि सीमा हैदर बेवफा है और उसने भारत जाकर हिंदू धर्म अपनाकर बहुत ही बड़ा पाप किया है, इसलिए वहां के लोग सीमा से बड़े नाराज हैं। खुद सीमा हैदर की बहन का कहना है कि सीमा हैदर असल में क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और वो भारत इसलिए आई है क्योंकि वो वर्ल्ड कप के मैच भारत में स्टेडियम में जाकर देखना चाहती थी। और अब पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान की महिलाएं कह रही हैं कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में और भारत में बदनाम कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि जब सीमा हैदर भारत आई तो भारत के समाज में यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों ने सीमा हैदर का साथ ही दिया है और सीमा हैदर ने जब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो यहाँ के लोगों ने सीमा हैदर को तुरंत स्वीकार कर लिया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया।
उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म को मान लिया, हिंदू धर्म की रीति रिवाज से अब वो यहाँ रहने लगी और भारत में किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। भारत के समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया एक तरीके से। लेकिन अब पाकिस्तान का समाज देखिए, पाकिस्तान का समाज सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि सीमा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया, यही बात पाकिस्तान के समाज को, वहां की महिलाओं को, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा बुरी लग रही है। और इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे समाज में और पाकिस्तान के समाज में कितना फर्क है। पाकिस्तान का समाज आज भी कितना कट्टर है, अपने धर्म को लेकर वो कितना कट्टर है, और पाकिस्तान में इस धर्म की वजह से लोग मरने मारने के लिए भी आज भी तैयार हो जाते हैं। जब सीमा यहां पर आई थी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सीमा हैदर नाम की जो महिला है ये भारत में इतनी मशहूर हो जाएगी और ये खबर एक दिन आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाएगी कि क्या भारत का मीडिया और क्या पाकिस्तान का मीडिया, दोनों देशों में इसी खबर की चर्चा होने लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ गैर कानूनी भारत की सीमाओं में प्रवेश करने की कहानी नहीं है, और अब ये जो कहानी है काफी आगे बढ़ गई है। अब ये एक सामाजिक कहानी बन गई है, क्योंकि दोनों देश का जो समाज है वो इसके बारे में चर्चा कर रहा है। हमारे देश में भी, हमारा समाज, हमारे देश में परिवारों में इस पर चर्चा हो रही है, दफ्तरों में, पान की दुकानों पर, सड़कों पर सीमा हैदर के बारे में लोग आजकल बात कर रहे हैं। आपके घर में भी बात होती होगी। लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि सीमा हैदर की जो लव स्टोरी है वाकई में ऐसा ही हुआ होगा, कुछ लोगों को उस पर शक होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग उसे एजेंट भी मानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत सीधी लड़की है और उसे यहीं रहने दिया जाए। बहुत सारे लोगों को सीमा के 4 बच्चों पर बहुत रहम आ रहा है कि चलिए 4 बच्चे जो उसके साथ में हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस खबर में, जिसके बारे में लोग सोच नहीं रहे हैं, वो ये है कि हमारे देश के जो कानून है वो तो यही कहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी सीमा की तरह जब पाकिस्तान की और भी कई महिलाएं भारत में आई हैं, उन सबको डिपोर्ट करना पड़ा है, सबको वापस ही भेजा गया है। तो सीमा को भी शायद वापस ही भेजा जाएगा। लेकिन यहां सीमा के मामले में एक अपवाद है, और वो है सीमा के 4 बच्चे। अगर सीमा यह कहती है कि उसकी जान को पाकिस्तान लौटने पर खतरा है और उसके बच्चों की जान को भी पाकिस्तान लौटने पर खतरा है, तो फिर ये अपवाद बन सकता है, क्योंकि ये मामला जो है ये ह्यूमन राइट्स का मामला बन जाएगा, ये बच्चों की सुरक्षा का मामला बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई भी सरकार इन 4 बच्चों की जान मुसीबत में डालकर क्या उन्हें भी पाकिस्तान भेज देगी, जब ये बात साबित हो रही है कि इन सब की जान वहां जाकर खतरे में आ जाएगी। इसलिए अब बात सिर्फ सीमा की नहीं है, सीमा के छोटे छोटे 4 बच्चों की भी है। अब देखते हैं कि भारत सरकार क्या करती है। यह भी देखना है कि एटीएस जो पूछताछ कर रही है, जब जांच होगी तो सीमा की जो कहानी है वो सही पाई जाएगी, या सीमा ने बीच में कहीं झूठ बोला है तो उसकी भी जांच होगी। तो ये मामला अब बहुत पेचीदा बन गया है। ये मामला बजरंगी भाईजान जैसा फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है, ये असलियत है। और असलियत कितनी कड़वी होती है आपने देख लिया। और असलियत में कैसे एक सीमा हैदर की वजह से भारत और पाकिस्तान के जो 2 समाज हैं, लोग हैं, अब एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब आप में से भी सारे जो लोग केदारनाथ मंदिर जाएंगे, अब इसके बाद आप वहां ना तो वीडियो बना पाएंगे और ना ही रील्स बना पाएंगे। वर्ष 1939 में बनी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर में इस तरह के बोर्ड्स और होर्डिंग्स अब लगा दिए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहे हैं। और इन पर बोर्ड्स पर लिखा है कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और अगर कोई श्रद्धालु नियम के विरुद्ध मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस भी ऐसे मामलों में संज्ञान लेगी। मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर के पास एक ऐसा कक्ष भी बना सकती है, जिस पर विचार चल रहा है, जहां लोग मंदिर परिसर में जाने से पहले अपने अपने मोबाइल फोन वहां पर जमा करा सकेंगे। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। लोग जाते हैं, पहले अपना मोबाइल फोन जमा कराते हैं और फिर अंदर जाते हैं। वर्ष 1995 में हमारे देश में 75,000 लोग भी पूरे साल में केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते थे। सोचिए, 75,000 लोग भी नहीं जाते थे इस एक साल में। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि तब केदारनाथ में इतनी सुविधाएं नहीं थी और लोगों को इससे भी मुश्किल पगडंडियों से चढ़ाई करके
बहुत मुश्किल यात्रा करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किलों के साथ केदारनाथ मंदिर पहुंचना होता था। तो वही लोग जाते थे जो वाकई सच्चे श्रद्धालु हैं, जो दिल से शिव की भक्ति करते हैं। सिर्फ जो सच्चे श्रद्धालु थे वो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वहां पर सुविधाएं बढ़ती चली गई, वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस साल सिर्फ यात्रा के शुरुआती 65 दिनों में ही 10,30,000 लोग केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर चुके हैं और नवंबर तक ये संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब केदारनाथ में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं और हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो केदारनाथ मंदिर असल में सिर्फ पिकनिक के लिए जाते थे, रील्स बनाने के लिए जाते थे, वीडियोस बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए जाते थे। इसलिए अब ये लोग वहां रील्स नहीं बना पाएंगे। तो क्या ये लोग अब भी वहां पर जाएंगे? आज भी अगर आप इंस्टाग्राम को देखें तो इंस्टाग्राम पर केदारनाथ को लेकर 1 करोड़ के आसपास पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें हैशटैग केदारनाथ है या केदारनाथ से संबंधित हैशटैग्स हैं। 1 करोड़ पोस्ट इंस्टाग्राम पर। आज से 18 दिन पहले 29 जून को हमने केदारनाथ में मोबाइल फोन को बैन करने को लेकर एक मुहिम चलाई थी और आज हमें बेहद खुशी है इस बात की कि आप सबके समर्थन से हम इस व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ पाए। इसलिए ये हमारी जीत नहीं है, हमारी सफलता नहीं है, असल में ये आपकी भी सफलता है, क्योंकि आप सब ने उस मुहिम के बाद आज तक का साथ दिया, ब्लैक एंड व्हाइट का साथ दिया। आप सब ने भी सोशल मीडिया पर लगातार अपनी राय आप लगातार रखते रहे और देश भर के लोगों ने कहा कि वाकई में उस दिन हमने एक सवाल आपसे पूछा था और सवाल यह था कि अगर मोबाइल फोन को यहां पर बैन कर दिया जाए तब भी क्या हमारे देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम जाएंगे? क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज आपको हमारी इस मुहिम का हम छोटा सा एक अंश दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि मीडिया अगर अपना सही रोल निभाए, मीडिया अपनी सही भूमिका निभाए और इस देश के लोग मीडिया के साथ मिल जाएं, तो हम व्यवस्था में और समाज में बड़े से बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और यह बदलाव की शुरुआत किस दिन हुई थी आप देखिए, उसी दिन का एक अंश आपको दिखा रहे हैं। सरकार अगर केदारनाथ धाम के इस मंदिर में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित कर दे, वीडियो बनाना वर्जित कर दें, रील बनाना वर्जित कर दें, तब आप देखिएगा इनमें से कितने लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। ये सच्ची अग्नि परीक्षा होगी। अगर आप वाकई श्रद्धा के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं तो, और अगर आप सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक ठंडी जगह पर जाना है जहां पर सुहावना मौसम हो, बहुत सुंदर पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, जहां पर जाने में आपको बहुत आनंद आए और उत्तर भारत की गर्मी से कुछ दिनों के लिए आपको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो फिर आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जगह पर, इस तीर्थ पर, इस स्थान पर कुछ तरस खाइए। और ये स्थान इतना अभी सक्षम नहीं है कि लाखों लोगों की इस भीड़ को ये बर्दाश्त कर सके। तो ये 29 जून को हमने मुहिम शुरू की थी और देख लीजिए कि 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और इस मुहिम का असर देखने को मिला है। आज हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की मंदिर समिति का भी धन्यवाद देते हैं, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उसका भी धन्यवाद देते हैं, वहाँ की पुलिस का भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी इस खबर का संज्ञान लिया। हमारी इस खबर के बाद पूरे देश के लोगों ने किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी, सोशल मीडिया पर लिखा और वाकई में बहुत ज़्यादा ही होने लगा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी लक्ष्मण रेखा जो है वो पार कर ली थी, जो लोग यहाँ पर आते थे। आप भी अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उनके वीडियोस पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर उन्हें डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा बच्चा कितना क्यूट है, हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है, हमारा बच्चा कैसे कैसे करतब कर रहा है, हमारा बच्चा कैसे बाकी लोगों से अलग है, हमारे बच्चे का पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, हमारे बच्चे के स्कूल का पहला दिन, और भी बहुत सारी चीजें आप पोस्ट करते होंगे अपने बच्चे के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आपके छोटे बच्चों की तस्वीरों का
बहुत दुरुपयोग हो सकता है, जिससे वो आगे चलकर बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं, उनका भविष्य खराब हो सकता है। असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसी विषय को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है डोंट बी अ शेरेंट। यह हैशटैग उन्होंने क्रिएट किया है जो कहता है डोंट बी अ शेरेंट। अब आप कहेंगे कि यह शेरेंट का क्या मतलब है, शेरेंट क्या होता है? तो शेरेंट का मतलब उन माता पिता से है जो अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी की चिंता ना करते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के अपराधों के लिए होता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं तो आप पेरेंट नहीं हैं, आप शेरेंट हैं। इसलिए तय कर लीजिए, अब इस देश में दो तरह के माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं और दूसरे शेरेंट हैं। कहीं आप भी शेरेंट तो नहीं हैं, और अगर आप शेरेंट हैं तो तुरंत आज से पेरेंट बन जाइए और शेयर करना बंद कर दीजिए। असल में बच्चों की जिन तस्वीरों और वीडियोस को आप यादें समझकर, मेमोरीज समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और चाहते हैं कि इन्हें लाइक्स मिलें, इन्हें रीट्वीट्स मिलें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त इन्हें देख देख कर खुश होते रहें, वो असल में उन बच्चों का डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है, और ये डेटा हर तरीके से कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 3 से 4 साल की बच्ची को तस्वीरों में 15 से 16 साल की एक लड़की के रूप में दिखाया जा सकता है। फिर ये तस्वीरें गलत तरीके से इंटरनेट पर कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में हर दिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां माता पिता की इसी गलती की वजह से हजारों बच्चों के वर्चुअल डेटा का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को साइबर फ्रॉड या दूसरे अपराधों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि फ्रांस में हाल ही में एक प्रस्ताव लाया गया है जो कहता है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। और यूरोप के बाकी देश भी ऐसा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं और भारत में भी अब इस पर बहस शुरू हो गई है और असम पुलिस ने इसीलिए यह अभियान शुरू किया है। हमारे देश में 92% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास स्मार्टफोन जरूर है, और अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में ग्रामीण भारत के लोग भी पीछे नहीं है, गांवों गांवों तक पहुंच गया है। वर्ष 2021 में ग्रामीण भारत के 68% लोगों के पास स्मार्टफोन था और ग्रामीण इलाकों में 27% माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दिया है, और शहरों में यह आंकड़ा है 58% का। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन यह जुनून कितना खतरनाक है, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। हाल ही में इंटरनेट पर एक घटना हुई जिसमें एक माता पिता अपनी बच्ची से बात करते हुए उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे, लेकिन इस दौरान कुछ साइबर अपराधियों ने इस बच्ची की आवाज को कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वैसी ही आवाज में एक आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप बना लिया, और इसके बाद इन लोगों ने उस बच्ची के माता पिता को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वो इस ऑडियो क्लिप को डिलीट करवाना चाहते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। और ये इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो माता पिता सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं वो खतरों के बारे में नहीं जानते। इसलिए जो प्राइवेसी है, आपका जो निजी डेटा है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, आपके बच्चों की भी प्राइवेसी है, और अब आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। एक सर्वे में भारत के 98% माता पिता ने माना कि वो इसके खतरों को जानते हुए भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे बच्चों के जरिए सोशल मीडिया पर उन्हें अटेंशन मिलती है, लोग देखते हैं, लाइक्स करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इसके अलावा एक और सर्वे कहता है कि भारत में 12% माता पिता दिन में एक से ज्यादा बार अपने बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जबकि 40% माता पिता दिन में एक बार, 36% माता पिता हफ्ते में कम से कम एक बार, और दिल्ली जैसे शहर में लगभग 39% और बेंगलुरु में 31% माता पिता दिन में कम से कम एक बार अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करते हैं। अकेले सिर्फ भारत में फेसबुक पर हर दिन 9.5 करोड़ तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट होती हैं, जिनमें से अनुमान है कि 48 लाख से ज्यादा तस्वीरें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की होती हैं।
यहां एक विरोधाभास यह भी है कि आप तो बिना सोचे समझे अपने बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग खुद कभी भी अपने बच्चे की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट नहीं करते। मार्क जकरबर्ग जब भी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो अपने बच्चों के चेहरे छिपाने के लिए अपने बच्चों के चेहरे के ऊपर एक इमोजी लगा देते हैं। और यहां बात सिर्फ मार्क जकरबर्ग की नहीं है, भारत में कुछ खिलाड़ी और सेलिब्रिटी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बाकी लोग अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी के बारे में सोचते तक नहीं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जो अपने बच्चों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर नहीं आने देते। और बहुत सारे जो मीडिया के भी लोग होते हैं या फोटोग्राफर्स जो होते हैं, जो उनका पीछा भी करते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम मेरे बच्चे की तस्वीर मत लीजिए और मेरे बच्चे की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर या मीडिया पर मत डालिएगा। उनमें विराट कोहली भी एक ऐसे ही पिता हैं, जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो उनकी बच्ची है उसकी तस्वीर कहीं पर ना आए। पूरी दुनिया में 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें 2 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और यही बच्चे जब तक 5 साल के होते हैं तब तक उनकी औसतन 1500 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुकी होती हैं। और जब यह बच्चा 10 साल का होता है तो सोशल मीडिया पर उसकी औसतन 10,000 तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं और उस बच्चे की वर्चुअल प्राइवेसी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है। और फिर इन बच्चों का ये वर्चुअल डेटा अलग अलग अपराधों के लिए इस्तेमाल होने लगता है। वर्ष 2017 में अमेरिका में जिन 48% बच्चों की किडनैपिंग हुई, अपराधियों को उन बच्चों की सारी जानकारी उनके माता पिता के सोशल मीडिया अकाउंट से ही मिली थी। इसके अलावा भारत में हाल ही में एक सर्वे में बताया गया कि बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से 45% मामलों में किडनैपिंग का खतरा बढ़ जाता है। 48% मामलों में ऐसे बच्चों की इंटरनेट पर स्टॉकिंग हो सकती है और 31% बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में 12 से 16 वर्ष के 70% बच्चों ने कहा कि उनके माता पिता उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो उनके पक्ष में नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर भारत में भी इस तरह का कोई सर्वे होता है तो शायद यहां के बच्चे भी यही कहेंगे। भारत के बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया का एक ऐसा नशा है कि वो लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी वर्चुअल प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी खत्म होने से उनका डेटा हर साल 7,000 करोड़ रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा, बाजार में वो बेचा जाएगा। भारत में लोग अपने औसतन 2.5 घंटे सिर्फ रील्स देखते हुए या रील्स बनाते हुए बर्बाद कर रहे हैं। और अब इन लोगों ने सोशल मीडिया के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन साइबर पुलिस और सरकार अब इसे बहुत गंभीर मुद्दा मान रहे हैं और इसलिए आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं। तो हम आगे भी इस विषय को आपके सामने लाते रहेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में ऐसे कई वीडियोस चल रहे हैं जिन वीडियोस में यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे एक छोटी बच्ची का जो तस्वीर है, उस छोटी बच्ची के तस्वीर को एक बड़ी बच्ची के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं। भारत के विपक्षी दलों की एकता का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई और इस बैठक में उन 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर विपक्ष के इन सभी नेताओं ने सहमति बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें पहला मुद्दा है एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस पर ये सभी 26 विपक्षी दल सहमत होंगे, एकमत होंगे और एक साथ काम करेंगे। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे इसका फैसला एक कमेटी करेगी और इस कमेटी का गठन कल की एक और बैठक के बाद हो सकता है। दूसरा मुद्दा, ये विपक्षी दल जनता के बीच जाने के लिए संयुक्त रैलियों का आयोजन करेंगे और संभव है कि ये विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्रव्यापी यात्रा भी कर सकते हैं। तीसरा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी सहमति बनाने के लिए एक कमेटी बनाने पर विचार चल रहा है। चौथा, ईवीएम को लेकर इन विपक्षी दलों में जो संदेह है उसके बारे में चुनाव आयोग को बताया जाएगा, चिट्ठियां लिखी जाएंगी और चुनाव आयोग को यह दल
अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और पांचवां, विपक्ष के इस गठबंधन का नया नाम भी रखा जाएगा और संयुक्त विपक्ष के एक मुख्यालय की भी स्थापना की जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीए बनाया था, वो यूपीए गठबंधन 2024 में निष्क्रिय हो जाएगा और उसकी जगह विपक्षी दलों का एक नया गठबंधन एक नए नाम के साथ, एक नई टीम के साथ, और हो सकता है एक नए नेतृत्व के साथ, एक नए दफ्तर के साथ आपके सामने होगा और आपको मोदी वर्सेस ऑल का एक मैच 2024 में देखने को मिलेगा। यह राजनीतिक मैच होगा, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ सारी टीमें। बेंगलुरु में आज हुई विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक है, जिसमें इस बार खास बात यह रही कि आज सोनिया गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। इससे पहले 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी, उसमें 15 विपक्षी दल शामिल हुए थे, जिसमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पार्टियों की संख्या 14 रह गई थी, क्योंकि तब दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच झगड़ा हो गया था। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, इसलिए आज की बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के इस क्लब में आज 11 और नई पार्टियां शामिल हो गईं और अब यह गठबंधन 26 पार्टियों का गठबंधन बन गया है। यानी इसमें नए नए खिलाड़ी जुड़ते जा रहे हैं। यह अलग बात है कि वो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास ना तो ज्यादा वोट शेयर है और ना ही सीटें हैं, लेकिन कई बार संख्या बल दिखाने के लिए भी जितने ज्यादा खिलाड़ी आते चले जाते हैं, वो कई बार देखने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा रहता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये जो बीजेपी की सीटें जब आई थी पिछली बार, ये तो 303 सीटें थी और बीजेपी के खिलाफ इस बार जो गठबंधन है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज जो 26 दल एक साथ मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, उन सब की कितनी सीटें हैं यहां आप देख सकते हैं। बीजेपी की सीटें थी 303 और इनकी मिलकर है 138। कांग्रेस पार्टी और बाकी 25 विपक्षी दलों के पास अब भी लोकसभा में सिर्फ 138 सीटें हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास लोकसभा में ये 303 सीटें हैं। यानी ये 26 दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी से 165 सीट पीछे हैं और इन विपक्षी दलों का वोट बैंक भी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 26 पार्टियों को 22 करोड़ 21 लाख वोट मिले थे सब मिलाकर, जबकि बीजेपी को अकेले लगभग 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। देखिए, ये मैं आपके लिए एक कंपैरिजन कर रहा हूं। बीजेपी को अकेले 22 करोड़ 90 लाख, लगभग 23 करोड़ समझ लीजिए, और इन सारी पार्टियों को मिलकर 22 करोड़ 21 लाख वोट मिले थे। तो वोटों के मामले में ये जरूर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष जिसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन बता रहा है, वो गठबंधन असल में क्षेत्रीय पार्टियों का है। इन 26 में से 22 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं राज्यों की, और 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जो 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें कौन कौन है देखिए। 4 राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है और आम आदमी पार्टी, ये 4 नेशनल पार्टीज हैं। और इन 4 पार्टियों के पास भी लोकसभा की सिर्फ सब मिलाकर 58 सीटें हैं, जबकि जो 22 क्षेत्रीय दल हैं उनमें 11 दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और 5 पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक ही सांसद है, सिर्फ एक सांसद। यानी इन पार्टियों के नेता विपक्ष के मंच पर तस्वीर खिंचवाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, खिंचवाने में बड़े प्रभावी होंगे। जब ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर खड़े होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत अच्छे हैं, फोटो के लिए, सोशल मीडिया पर हवा बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सीटें जीत पाएंगे या नहीं, इसमें अभी बहुत शक है। हालांकि इन विपक्षी दलों को 2 चीजें आपस में जोड़ती हैं। देखिए इनमें और क्या समानता है। पहला, इन 26 में से 19 दल ऐसे हैं जिनके नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, और इनमें 17 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक ही परिवार चलाता है, यानी जो 1 मैन शो पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं। तो जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भी अभी मुश्किल में हैं।
और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी मुश्किल में हैं। और इन सब की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है ईडी की रेड्स, इनकम टैक्स और सीबीआई के भ्रष्टाचार के मामले। बेंगलुरु में कल जब 26 विपक्षी दल एक मंच पर एक साथ आएंगे तब दिल्ली में भी एनडीए की भी एक ऐसी ही बड़ी बैठक होगी। तो देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है जानना कि दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही होगी बीजेपी के नेतृत्व में, और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही होगी, और एनडीए की बैठक में बीजेपी ने 38 दलों के शामिल होने की बात कही है। किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और मजबूरियां हमें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। इसलिए मजबूरियों और परेशानियों से दोस्ती कर लीजिए और इन्हें अपना दोस्त बना लीजिए।